हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का पहला पार्ट। तो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि 700 AD से लेके 1200 AD तक के बीच में हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन थी, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में कौन कौन से अलग अलग साम्राज्य हुए और राजवंश हुए। और हमने डिस्कस किया चोलास, चेरास, पांड्यास, गुज्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूतास, पालास, चौहान्स, ऐसे कई सारे राजवंशों के बारे में। तो अब इस चैप्टर में हम टाइम के जिस फेज के बारे में डिस्कस करेंगे, ये फेज आता है 1200 AD से लेके 1500 AD तक के बीच में। अब इस टाइम के दौरान हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में कई सारे साम्राज्य रहे, नॉर्मल सी बात है। तो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन के उभरा जो था विजयनगर एम्पायर। अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य उभर के आया जो था अहोम्स का साम्राज्य। और अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन के उभरा जो था दिल्ली सुल्तान्स का साम्राज्य। और इस चैप्टर में हम इस दिल्ली सुल्तान्स के साम्राज्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि दिल्ली शहर बसा कैसे और कौन कौन से अलग अलग डायनेस्टीज थे या कौन कौन से अलग अलग राजवंश थे जिन्होंने दिल्ली शहर पे राज किया इस टाइम के आसपास। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि जो दिल्ली सुल्तान्स का एम्पायर था, ये एम्पायर बना कैसे, इसकी स्थापना कैसे हुई। अ क्लोजर लुक में हम बात करेंगे कि जो दिल्ली सुल्तान्स का साम्राज्य था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राजकाज कैसे होता था। और हम एक और चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो ये है कि अब इस टाइम के आसपास हमारी दुनिया में एक और बहुत बड़ा साम्राज्य बन के उभरा जो था मंगोल्स का साम्राज्य। और ये जो मंगोल्स का साम्राज्य है, इसने हमारी इंडियन सिविलाइजेशन पे कई बार हमले किए और ये मंगोल्स हमारी सिविलाइजेशन में घुसने की कोशिश करते थे। तो अब एक बार जैसे मंगोल्स ने हम पे हमला किया तो अब मंगोल्स से लड़ने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जो नॉर्थ इंडिया में राज करेगा वही मंगोल से लड़ेगा। तो उस टाइम पे राज था खिलजी राजवंश का। तो खिलजी राजवंश के राजाओं ने कई सारे अलग अलग कदम उठाए, अलग अलग पॉलिसीज बनाई जिससे कि वो मंगोल से लड़ सकें और वो मंगोल्स को उन्होंने घुसने नहीं दिया इंडियन सिविलाइजेशन में। अब इसके कुछ सालों के बाद दोबारा से मंगोल्स ने हमले करने शुरू कर दिए। तो उस टाइम पे राज था तुगलक राजवंश का। तो अब तुगलक राजवंश के लोगों ने कई सारी पॉलिसीज बनाई, कई सारे कदम उठाए मंगोल्स को रोकने के लिए और ये भी कामयाब हो गए मंगोल्स को रोकने में। तो अब अ क्लोजर लुक में हम डिस्कशन ये करेंगे कि जो खिलजी राजवंश और तुगलक राजवंश ने जो अलग अलग कदम और अलग अलग पॉलिसीज बनाए, इनका कंपैरिजन करेंगे कि ज़्यादा अच्छे कदम, ज़्यादा बेहतर पॉलिसीज कौन से थे। और जब हम तुगलक राजवंश का एग्जाम्पल लेंगे तो आप कुछ चीज़ें समझ पाओगे कि एक राजकाज करने के सेंस में कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। अब इसके बाद एल्सवेयर सेक्शन में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जेरूसलेम की, क्रूसेड्स की और नाइट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा उठता है कि दिल्ली शहर बसा कैसे। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर तोमर राजपूत्स. They were defeated in the middle of 12th century by the Chauhans of Ajmer. It was under Tomars and Chauhans that Delhi became important commercial center. तो दिल्ली शहर को बसाने की शुरुआत करी थी तोमर राजपूतों ने करीब 11th सेंचुरी के आसपास। तो अब दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जितना इलाका है, यहाँ राज हुआ तोमर राजपूतों का और इन्होंने दिल्ली शहर को बसाना शुरू किया और इस शहर को अपनी कैपिटल भी बनाया, यानी कि अपनी राजधानी बनाया। तो अब जब दिल्ली शहर थोड़ा सा बसना शुरू हो गया और एक राज्य की राजधानी बन गया तो दूर दराज के इलाकों से लोग आके दिल्ली शहर में रहने लगे, यहाँ से राजकाज होने लगा। और इसके बाद अगर आप दिल्ली शहर की ज्योग्राफी देखिए तो काफ़ी अच्छी जगह लोकेटेड है ये। एक जगह ये यूपी से जुड़ता है, राजस्थान से जुड़ता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हर जगह के मिडिल में आता है दिल्ली। तो दिल्ली शहर में क्या हुआ कि दूर दराज के इलाकों से व्यापारी लोग इकट्ठा होने लगे, यहाँ सामान खरीदा जाने लगा, बेचा जाने लगा और दिल्ली शहर प्रॉस्पेरस होता रहा। अब इसके बाद 12th सेंचुरी के आसपास क्या होता है कि जो चौहान राजवंश था, चौहान राजवंश कहाँ का था? अजमेर का। अजमेर राजस्थान की एक जगह है, वहां पे राज था चौहान राजवंश का। तो अब चौहान राजवंश ने
हमला किया तोमर राजपूतों के इलाके पे, लड़ाई चली और इन्होंने इस इलाके को, जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जितना इलाका है, इसको जीत लिया। तो अब दिल्ली आ गया चौहान राजवंश के अंडर में। तो अब चौहान राजवंश ने दिल्ली शहर में और भी जगह बसाना शुरू किया और इस तरीके से दिल्ली शहर और भी ज़्यादा बड़ा होने लगा और इसके साथ ही साथ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन के डेवलप होने लगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि तोमर राजवंश के अंडर और चौहान राजवंश के अंडर दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनने लग जाता है। Many rich people lived in the city and constructed several temples. Coins minted here called दहलीवाल were widely circulated. और दिल्ली शहर के बारे में उस टाइम के बारे में बताया गया है कि उस टाइम काफ़ी अमीर लोग रहा करते थे दिल्ली शहर में, और जब इतने सारे लोग रहने लग गए तो कई सारे यहाँ मंदिर भी बनाए दिए गए। और इसके बाद दिल्ली शहर की एक और बड़ी खास बात, यहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे। कॉइन्स मिंट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, खासतौर पे सिक्कों के लिए या करेंसी के लिए ये वर्ड यूज़ होता है मिंट। तो इस सिक्के बनाए जाते थे यहाँ पे, जिन सिक्कों का नाम था दहलीवाल। तो शायद यहीं से नाम मिला होगा इस शहर को, और ये सिक्के काफ़ी वाइडली सर्कुलेटेड रहे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ 13th century. Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. तो अब चौहान राजवंश के बाद दिल्ली पे राज हुआ दिल्ली सुल्तान्स का। और दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया, जब दिल्ली इनके अंडर आया और दिल्ली इनकी राजधानी बना, इन्होंने दिल्ली शहर के आसपास और भी छोटी छोटी जगहों में उन्होंने बस्तियां बसा दी, वहाँ से राजकाज करने लगे। कोई अलग राजवंश आता था, वो कोई और छोटा सा शहर बसा देता था। तो ऐसे ही छोटे छोटे शहर मिला के ये शहर बड़ा होता चला गया, और इस तरीके से दिल्ली शहर का एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये शुरू हुआ दिल्ली सुल्तान्स के साथ, कि दिल्ली अब एक बहुत बड़ा शहर होने लग गया। अब दिल्ली सुल्तान्स के बाद राज हुआ मुगल खानदान का। मुगल खानदान का भी एक अच्छा खासा टाइम ऐसा था कि इनकी राजधानी दिल्ली थी। तो मुगल राजवंश के लोगों ने भी दिल्ली में अलग अलग जगह कई सारी जगहें बसाई, कई सारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए। मुगल राजवंश के बाद 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार की राजधानी पहले थी कलकत्ता। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया कलकत्ता से और राजधानी बनाया दिल्ली को। तो अब ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली शहर को अपने तरीके से डेवलप करना शुरू किया। कई सारे इलाके इन्होंने बसाए, कई सारे इलाके डेवलप किए। उसके बाद जब हमारे सिविलाइजेशन को आज़ादी मिली, हम एक देश में कन्वर्ट हुए और हमारे देश की राजधानी बनी दिल्ली, तो फिर जो इंडियन गवर्नमेंट्स आई उन्होंने दिल्ली शहर के अलग अलग हिस्सों को बसाना शुरू किया, और इस तरीके से शहर बढ़ता ही चला गया, प्रॉस्पेरस होता चला गया, और आज दिल्ली शहर ऐसा दिखाई देता है। तो अब हम एक हल्का सा आइडिया लेते हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कौन कौन से अलग अलग राजवंशों ने राज किया है, और हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ दिल्ली सुल्तान्स तक के टाइम का। इस टाइम के बाद फिर मुगल राजवंश शुरू होता है, मुगल राजवंश के बाद फिर ब्रिटिशर्स का टाइम आएगा। हम सिर्फ दिल्ली सुल्तान्स तक देखेंगे कि कहाँ कहाँ तक दिल्ली में किस किस ने राज किया है। तो दिल्ली को बसाने की शुरुआत हुई थी तोमर राजपूतों ने करी थी। अब तोमर राजपूतों ने सबसे पहले राज किया, और तोमर राजपूतों में कई सारे बड़े बड़े राजा हुए, और जो सबसे बड़े राजा थे उनका नाम था अनंगपाल। अब तोमर राजपूतों को हराने के बाद दिल्ली शहर में राज हुआ चौहान राजवंश का, और चौहान राजवंश के भी कई सारे बड़े बड़े राजा हुए। जो सबसे बड़े राजा थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। अब इस टाइम के आसपास अफगानिस्तान का एक राजा था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पे, और उसने ये जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जितना इलाका था, इस इलाके को उसने जीत लिया, और ये इलाका उसके साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन अब मोहम्मद गोरी ने खुद यहाँ रह के राज नहीं किया। उसने क्या किया, यहाँ से पैसा रुपए इकट्ठा किया और वो वापस गया महमूद गजनी के साम्राज्य से लड़ाई करने के लिए। और उसने मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि अब इस इलाके का, जितना दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, कोई तो राजकाज के लिए चाहिए। तो उसने मोहम्मद गोरी का एक स्लेव था, स्लेव यानी कि गुलाम, उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने इस इलाके का गवर्नर बना दिया कि तुम इस इलाके में राजकाज करो। कुछ साल कुतुबुद्दीन ऐबक गवर्नर रहा इस एरिया का। फिर जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई
तो वो राजा बन गया इस इलाके का। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन गया तो यहाँ से शुरुआत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के राजवंश की। और क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इस वजह से इसके राजवंश को कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी। और क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में खरीदा गया था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक था टर्की का, टर्की वेस्ट एशिया की एक जगह है, तो इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो टर्किश थी। तो इस वजह से ये टर्किश स्लेव डायनेस्टी आप इसे कह सकते हैं। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना, कुछ साल इसने राज किया और उसके बाद फिर इसकी डेथ हो गई। और अगले जो बादशाह बने वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी जो थी रजिया, वो सुल्तान बनी। इसके बाद फिर अगले राजा बने घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन को फिर हराने के बाद उनके साम्राज्य पे फिर राज किया जलालुद्दीन खिलजी ने, और इस तरीके से खिलजी राजवंश की शुरुआत हुई। इसके बाद अगले राजा बने वो थे अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जो अगले राजा बने, एक नया राजवंश आता है घियासुद्दीन तुगलक के साथ, और इस तरीके से तुगलक राजवंश की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब तुगलक राजवंश में और राजा आए। तुगलक राजवंश के बाद आई सैयद डायनेस्टी, सैयद राजवंश, और इसमें जो सबसे बड़े जो राजा थे इनका नाम था खिज्र खान। इसके बाद आई लोदी डायनेस्टी यानी कि लोदी राजवंश। लोदी राजवंश की शुरुआत करी थी बहलोल लोदी ने, और इसके बाद बने थे इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी से लड़ाई करके और इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली और दिल्ली के आसपास का इलाका जीता था बाबर ने, और वहां से शुरुआत हुई थी मुगल साम्राज्य की, जिसको हम अपने अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली इतने राजवंश रहे दिल्ली सुल्तान्स के अंडर, जिन्होंने दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में राज किया। और ये तमाम सारे नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना है एक दो नामों का, वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। अब हमारा अगला मुद्दा उठता है फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, यानी कि दिल्ली सुल्तान्स का जो वक्त था उस वक्त के बारे में हमें पता कैसे चलता है। All the inscriptions, coins and architecture provide a lot of information. Especially valuables are histories, Tariq, Tawarik, written in Persian, the language of administration under Delhi Sultans. तो अब दिल्ली सुल्तान्स का जो वक्त था, उस वक्त के ज़माने के हमें कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कई सारे कॉइन्स या सिक्के मिलते हैं, उनके आर्किटेक्चर से हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं उनके बारे में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें उस ज़माने की मिली है वो है किताबें, जिन किताबों को तारिख या तवारिख भी कहा जाता था। और ये तारिख या तवारिख का मतलब कि उस टाइम पे जो कुछ भी हो रहा था उस चीज़ को लिखा जा रहा था। तो अगर हम जब देख रहे हैं इस चीज़ को सैकड़ों सालों के बाद, तो वो किताबें हमारे लिए इतिहास हो जाती हैं। और इन किताबों को, जिनको तारिख या तवारिख भी कहा जाता है, इन किताबों को लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि ये लैंग्वेज थी जिस लैंग्वेज में दिल्ली सुल्तान्स के अंडर राजकाज हुआ करता था। The authors of Tawarik were learned men, secretaries, administrators, poets and courtiers, who both recounted events and advised rulers on the governance, emphasizing the importance of a just rule. तो अब उस ज़माने में होता ये था कि जो भी राजा होता था या जो भी सुल्तान होता था, उसका एक दरबार होता था, और उस दरबार में कई तमाम अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे, आते थे, जाते थे, मुलाकात करते थे राजाओं से, सुल्तानों से। तो अब दरबार में कई तरह के लोग होते थे, जैसे अलग अलग राज्यों के गवर्नर आते थे, कई सारे मंत्री लोग होते थे, सेक्रेटरीज होते थे, जो निजी सचिव होते हैं, जो सलाहकार होते हैं, और इसके बाद कई सारे बड़े बड़े लेखक, कवि, जो म्यूजिशियंस होते हैं, ऐसे कई तरह के लोग दरबार में रहा करते थे। तो अब कोई एक ऐसा आदमी जो पढ़ाई लिखाई कर सकता है, जो सोचने में अच्छा है, समझदार है, ऐसे किसी आदमी को काम दे दिया जाता था कि आप तारीख लिखिए। और तारीख लिखिए का मतलब ये कि जो कुछ भी हो रहा है राज्य में, आप जो कुछ भी देख रहे हैं आप लिखते जाइए, जिससे कि हर चीज़ का एक कंपाइलेशन रहे कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा था। जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस राज्य से इतना टैक्स आया, इस राज्य से इतना टैक्स आया, इस राज्य का गवर्नर ये है, कि सिविलाइजेशन में और जो राज्य हैं वहाँ पे ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इन दोनों राजाओं के बीच में लड़ाई चल रही है, आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो जो सुल्तान हैं उन्होंने ऐसा ऐसा आदेश दिया,
तो फिर ऐसा हुआ, फिर सुल्तान ने ऐसा ऐसा किया, यानी कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं आप उसे लिखते जाइए। तो इस चीज को कहा जाता है तारीख लिखना। और इसके बाद ये जितने भी तारीख लिखने वाले लोग थे, ये थे कौन? इन तारीख लिखने वाले जो ऑथर्स थे, यानी कि जो लेखक थे, ये वो लोग थे जो राजाओं के सेक्रेटरी थे, यानी कि जो निजी सचिव कह लीजिए, कि किसी काम में थोड़ा सा हेल्प करने वाले, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, यानी कि जो राजकाज का काम करते थे, या पोएट्स जो कवि लोग होते थे, या फिर दरबार में बैठने वाले लोग जो कोर्टियर्स हैं। तो ऐसे तमाम तरह के लोग थे जिनमें से किसी को काम दे दिया जाता था तारीख लिखने का। ये तमाम लोग वो लोग थे जो तारीख भी लिखते थे और इसके अलावा सुल्तानों को एडवाइस भी करते थे, यानी कि सुल्तानों से राय मशवरा करते थे, उनको सलाह देते थे अलग अलग मुद्दों पे। और ये जितने भी लोग थे, ये सुल्तान को, जितने भी राजा या सुल्तान होते थे, उनको इस मामले में भी सलाह मशवरा करते थे कि किस तरीके से एक जस्ट रूल होना चाहिए। और जस्ट रूल का मतलब, ये वर्ड आया है जस्टिस से। जस्टिस यानी कि इंसाफ, कि सुल्तान का जो राज हो वो इंसाफ के साथ हो। और यहाँ पे वो एक सर्किल ऑफ जस्टिस की बात किया करते थे, जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में है, तो मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ। तो जितने भी ये सब लोग थे, ये सुल्तानों को ये बताया करते थे कि सर्किल ऑफ जस्टिस होता है एक। अब जैसे कि राजा तभी तक राजा है जब राजा के पास उसकी सेना है, सेना से ही कोई आदमी राजा बनता है। तो अब सेना बनती है सैनिकों से, और सैनिकों के लिए क्या चाहिए होता है? सैलरीज। सैनिकों को आपको पैसा देना पड़ता है, तब जाके वो आपके लिए काम करेंगे। और ये सैलरीज कहाँ से आती हैं? ये सैलरीज आती हैं टैक्स से। टैक्स कहाँ से आता है? टैक्स आता है किसानों से, और किसानों की पैदावार हुए अनाज से ही आप इन सोल्जर्स को खाना भी खिलाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हर चीज़ कहाँ से आ रही है? हर चीज़ आ रही किसानों से। तो जब किसान खुश होंगे और प्रॉस्पेरस होंगे, तो फिर वो टैक्स दे पाएंगे, तो फिर ऐसा सब कुछ हो पाएगा। तो इस वजह से ज़रूरी क्या है कि जो राजा है, राजा इंसाफ के साथ काम करे और बहुत ईमानदारी के साथ काम करे, जिससे कि जो पीजेंट्स हैं, जो किसान लोग हैं, ये खुश रहें। क्योंकि अगर किसान लोग खुश रहेंगे तो वो टैक्स दे पाएंगे अच्छे से, और जब वो टैक्स दे पाएंगे तब ये सैनिक रख पाएंगे राजा लोग, और तभी वो और ज़्यादा मजबूत राजा बन पाएंगे। तो ये सर्किल ऑफ जस्टिस समझाया करते थे ये तमाम दरबार वाले लोग इन राजाओं को, इन सुल्तानों को। The authors of Tawarikhs lived in the cities and hardly ever in villages. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich revolts. तो अब ये जो तवारिख लिखने वाले जो ऑथर्स होते थे, जो लेखक होते थे, ये ज़्यादातर टाइम शहरों में रहा करते थे, और ऐसा बहुत कम टाइम होता था कि ये गांव देहातों में जाके रहें। और इसके बाद एक और ख़ास चीज़, ये तवारिख जब लिखा करते थे ये सारे लेखक लोग, तो ये इस तरीके से तारीख लिखते थे कि सुल्तानों की तारीफ़ करें, जिससे कि सुल्तान कभी आगे चल के भविष्य में जब ये तारीख सुने तो वो खुश हो जाएं और इनको बहुत बड़े बड़े वो अवार्ड्स दें, कई सारे इनाम दें। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी लोग थे जो तारीख लिखा करते थे, ये सुल्तानों की या राजाओं की तारीफ़ तो खूब किया करते थे, लेकिन अगर किसी राजा ने कोई भी उल्टा काम किया है, कुछ भी किया है, तो वो उसे लिख ज़रूर देते थे, भले ही तारीफ़ करने के सेंस में लिखें। अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि मान लीजिए किसी राजा ने किसी आदमी को हुक्म दिया, उसको सज़ा दी कि इस आदमी की आँख फोड़ दी जाए। तो अब ये जो आदमी तारीख लिख रहा है, ये इस चीज़ को इस तरीके से लिखेगा कि जो बादशाह सलामत हैं, ये इतने बड़े दिल के हैं कि उस आदमी ने इतनी बड़ी गलती करी थी, वो चाहते तो उसको जान से भी मरवा सकते थे, उसके हाथ पैर तोड़वा सकते थे, लेकिन बादशाह सलामत इतने बड़े दिल के हैं कि सिर्फ उसकी एक आंख फोड़ के उसको रिहा कर दिया। तो क्या करेंगे वो? सुल्तानों की तारीफ करेंगे, लेकिन लिख ज़रूर देंगे कि किस सुल्तान ने क्या क्या किया है। तो जितने भी, अगर आप इतिहास पढ़ें तो जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, उन राजाओं ने अगर कोई भी उल्टा काम किया है, कुछ भी इधर उधर काम किया है, तो उस चीज़ को ये लोग लिख ज़रूर देते थे किसी ना किसी तरीके से। They advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. और इसके बाद ये तवारीख लिखने वाले जितने भी लोग हैं, ये क्या किया करते थे? ये जाहिर सी बात, ये सलाह मशवरा दिया करते थे बादशाहों को, सुल्तानों को, और एक चीज़ का ही बड़ा खास ध्यान रखते थे कि एक आइडियल सोशल ऑर्डर बना रहे।
तो इस मामले में सलाह मशवरे किए करते थे बादशाहों से। और आइडियल सोशल ऑर्डर यानी कि एक आदर्श सामाजिक ढांचा, किस तरीके से समाज काम करना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये चीज़ है। और अगर हम उस ज़माने की बात करें तो उस ज़माने का जो सामाजिक ढांचा था उसकी दो बहुत खास चीज़ें थीं, और ये थी, सबसे पहली थी बर्थ राइट और दूसरी थी जेंडर डिस्टिंक्शन। यानी कि ये दो ऐसी चीज़ें थीं जो समाज का हिस्सा थीं, और चाहे कोई भी इंसान हो वो इन समाज के नियमों से बंधा हुआ है। तो अब जरा डिस्कस करते हैं कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन थे क्या। बर्थ राइट, privileges claimed on the account of birth. People believed that nobles inherited their right to govern because they were born in certain families. तो बर्थ राइट का मतलब होता है जन्म सिद्ध अधिकार। तो अब उस जमाने के जो लोग थे उनके सोचने का तरीका कुछ ऐसा था कि कोई भी आदमी जो इस दुनिया में पैदा हो रहा है वो अपनी किस्मत लिखवा के लाया है कि उसको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या मिलेगा, उसकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो अब वो अगर किसी ऊंचे परिवार में पैदा होता है, किसी अमीर परिवार में पैदा होता है, मान लीजिए किसी ज़मींदार परिवार में पैदा हो गया, तो उसकी किस्मत में लिखा है कि वो ज़मींदार रहेगा, वो अमीर रहेगा, वो ज़िंदगी भर ऐशो आराम से ज़िंदगी जिएगा। और अगर कोई आदमी किसी गरीब परिवार में पैदा हो रहा है, यानी कि अगर कोई झाड़ू लगाने वाले के यहाँ कोई पैदा हो रहा है, तो मान लिया जाता था कि ये अपनी किस्मत में लिखवा के लाया है कि इसकी ज़िंदगी, अब इसे ज़िंदगी भर झाड़ू ही लगाना है, अब इसको ज़िंदगी भर ये गरीब ही रहेगा, ये ज़िंदगी भर तकलीफ़ें ही झेलेगा, क्योंकि इसकी किस्मत में ऐसा लिखा है। और इसकी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि तभी गरीब परिवार में पैदा हुआ है। तो लोगों का ये सोचने का तरीका था कि हर कोई अपनी किस्मत लिखवा के लाया है और वो उस परिवार में पैदा होगा जहाँ उसकी किस्मत लिखी है। तो अब होता क्या था, जो अमीर परिवारों में पैदा हैं, जो प्रिविलेजेस उन्हें मिल रहे हैं, यानी कि जो विशेष अधिकार उन्हें मिल रहे हैं, उनका ये कहना था कि ये हम इसके जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, हम उन परिवारों में पैदा हुए हैं जो ऑलरेडी जिनके पास विशेष अधिकार थे। तो ये क्लेम किया करते थे जितने भी ऊंचे जो कैडर के लोग होते थे। तो ये नोबल्स, खास तौर पे जो अमीर लोग होते थे और जो राजकाज के जो लोग होते थे, इनका ये मानना था कि इन पे हक है कि ये लोगों को गवर्न करें और ये इतने ऊंचे पदों में रहें, क्योंकि ये परिवार ऐसे ही परिवारों में पैदा हुए हैं, तो ये वो किस्मत लेकर आए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ है, ये सोचने का तरीका, ये इंसान की फितरत है। किसी भी आदमी के पास, आप लाइफ में ध्यान रखिएगा और ये चीज़ आप ज़िंदगी में हर जगह अप्लाई करिएगा, किसी भी आदमी के पास अगर पैसा है, पावर है और स्टेटस है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि ये पैसा, पावर और स्टेटस उसका बरकरार रहे। कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि नहीं यार, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे इतना पैसा मिले, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे इतना स्टेटस या इतना कुछ मिले। कोई भी आदमी ऐसा नहीं करता। ये इंसान की फितरत है और ये पूरी दुनिया की बात है। तो इंसान हर कोशिश करेगा कि पैसा, पावर, स्टेटस बरकरार रहे, और वो हर तरीके से इस चीज़ को जस्टिफाई भी करेगा कि नहीं, ये सही है जो मैं सोच रहा हूँ। तो ये तो था बर्थ राइट। अब जरा देखते हैं जेंडर डिस्टिंक्शन का क्या मतलब। जेंडर डिस्टिंक्शन refers to the social and biological differences between women and men, the thinking that men are superior to women। तो जेंडर डिस्टिंक्शन ये रेफर होता है बेसिकली इस चीज़ से कि अगर आप सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस देखो, यानी कि समाज के लिहाज से, और अगर आप शारीरिक बनावट के लिहाज से, तो एक औरत में और एक आदमी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। और इस लिहाज से देखा जाए तो आदमी जो हैं ये सुपीरियर हैं, ये बेहतर हैं औरतों से। तो ये जो सोच है, इस सोचने के तरीके को कहते हैं जेंडर डिस्टिंक्शन। तो अब हमने दो चीज़ों के बारे में जाना, जन्म सिद्ध अधिकार, यानी कि किसी आदमी को राजा बनना है तो वही राजा बनेगा जो राजा के परिवार में पैदा होगा, ठीक है। और जेंडर डिस्टिंक्शन की अब आदमी बेहतर हैं औरतों से। तो अब अगर मान लीजिए हम एक तरफ कह रहे हैं कि कोई भी आदमी राजा होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो राजा के परिवार में पैदा हो, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि औरतें किसी लायक नहीं हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा हो कि किसी राजा के परिवार में लड़की पैदा हो और वो लड़की राजा बनना चाहे,
तो क्या होगा, क्योंकि हम एक तरफ कह रहे हैं कि लड़कियां उस लायक नहीं हैं। तो अब जरा ये चीज डिस्कशन करते हैं और इतिहास के हम 2-3 एग्जाम्पल्स देखते हैं जब राजाओं की लड़कियां यानी कि जो राजकुमारियां थीं वो जब राजा बनी हैं तो क्या क्या हुआ है। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश's daughter Razia became Sultan. The chronicler of the age, Minhaj Siraz, recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but no one was comfortable at having a queen as ruler. Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. तो अब होता ये है कि 1236 AD में उस टाइम पे राज था सुल्तान इल्तुतमिश का, और इस साल सुल्तान इल्तुतमिश की डेथ हुई थी। तो अब जब सुल्तान इल्तुतमिश की डेथ हुई तो अब अगला सुल्तान चुना जाएगा। तो अब अगला सुल्तान चुना कहाँ से जाएगा? सुल्तान इल्तुतमिश के जितने बच्चे हैं इनके बच्चों में से ही कोई अगला सुल्तान होगा। तो अब इनके बच्चों में से अगला सुल्तान बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा लायक था वो थी इनकी बेटी जिनका नाम था रज़िया। तो अब हुआ ये कि जितने भी राज परिवार के लोग हैं, राज परिवार के लोगों ने डिसाइड किया कि रज़िया अगली सुल्तान बनेंगी। तो अब रज़िया 1236 में अगली सुल्तान बन जाती हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे ही रज़िया सुल्तान बनती हैं तो अब जितने भी दरबार के जितने भी लोग हैं और जितने भी राज्य के जितने लोग हैं उन्हें ये चीज़ थोड़ा खटकने लगती है कि एक औरत सुल्तान कैसे बन गई। और अब क्योंकि वो एक औरत सुल्तान बन गई है तो वो औरत अब हमें हुक्म देगी और हमें उसके हुक्म मानने भी पड़ेंगे क्योंकि वो अब सुल्तान है। तो ये चीज़ आदमियों के लिए, उनकी ईगो के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब उनको ख़राब लग रही थी ये चीज़। और उस ज़माने के जो क्रॉनिकलर हैं, अब क्रॉनिकलर का क्या मतलब, अब ये जो टर्म है ये टर्म आया है एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका टर्म है क्रोनोस। और क्रोनोस का मतलब होता है टाइम यानी कि वक्त। और इस वर्ड से ही कई सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि एक शब्द है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लिखा गया हो टाइम के हिसाब से, कि पहले ऐसा हुआ, उसके बाद फिर ऐसा हुआ, उसके बाद फिर ऐसा हुआ, यानी कि एक तरीके से कालक्रम मान लीजिए उसे। अब क्रोनोस से ही वर्ड बना क्रॉनिकल, और क्रॉनिकल लिखने वाले को कहते हैं क्रॉनिकलर, यानी कि क्रॉनिकल लिखने वाला, क्रॉनिकलर। और इसी तरीके से क्रोनोस से और भी वर्ड बनते हैं, जैसे कि क्रोनोलॉजी एक वर्ड हो गया, एनएक्रॉनिज्म एक वर्ड हो गया। इस तरीके से क्रोनोस वर्ड का यूज अलग अलग टर्म्स में होता है। तो अब यहाँ वापस आते हैं क्रॉनिकलर पे। तो उस जमाने के जो क्रॉनिकलर थे यानी कि तारीख लिखने वाले जो थे उनका नाम था मिन्हाज सिराज, और ये बहुत बड़े राइटर थे। मिन्हाज सिराज बहुत पहुंचे हुए आदमी थे। तो मिन्हाज सिराज बताते हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश के जितने भी बच्चे थे उनके तमाम बच्चों में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी रज़िया, अपने सारे भाइयों से भी ज़्यादा काबिल सुल्तान बनने के लिए। लेकिन जितने भी लोग थे वो इस बात से कंफर्टेबल नहीं थे कि एक रानी सुल्तान बन जाए, एक राजकुमारी सुल्तान बन जाए। और इस वजह से जितने भी नोबल्स थे, जितने भी लोग राजकाज का काम संभालते थे, वो इस चीज़ से खुश नहीं थे। People believed that a queen's rule went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men. She was removed from the throne in 1240. तो अब हुआ क्या कि लोगों को ये लगने लगा कि एक रानी या कोई औरत राज करे, ये चीज़ आइडियल सोशल ऑर्डर के खिलाफ है, यानी कि जो सामाजिक ढांचा है उसके खिलाफ जा रही है ये बात। क्योंकि भगवान ने खुद आके कहा हो चाहे ना कहा हो, लेकिन एक और फितरत मैं आपको बता दूं, और ये पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ एक देश एक जगह, पूरी दुनिया के लिए हर जगह, क्योंकि इंसानों की फितरत है। इंसान जब अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं और उस बात का कोई लॉजिक नहीं होता है, बस इतनी सी बात है कि बस मेरा मन है, तो इस चीज़ को ढकने के लिए इंसानों ने हमेशा से, हजारों सालों से वो भगवान की चादर डाल देते हैं कि अब इंसान खुद ये बात नहीं कह सकता कि मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि एक औरत मेरे से ऊपर है। तो अब इस चीज़ में वो भगवान की चादर डाल देते थे हमेशा कि भगवान ने इस तरीके से दुनिया को बनाया है कि औरतें हमेशा
आदमियों के सबऑर्डिनेट रहेंगी, यानी कि आदमियों के अधीन काम करेंगी, तो हम अगर एक औरत को सुल्तान बना रहे हैं तो हम भगवान के खिलाफ जा रहे हैं। तो अब इससे क्या होता है, जब आप भगवान को बीच में ले आते हैं कि भगवान नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो सारी बात ही खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो अब होने क्या लगा, जब लोगों ने फिर सुल्तान रज़िया सुल्तान का अपोजिशन करना शुरू किया कि उन्हें ये चीज़ नहीं पसंद आ रही थी, तो फाइनली 1240 में जाके रज़िया ने ये अब जो राजगद्दी थी, ये राजगद्दी छोड़ दी। मतलब खुद सोचिए, सिर्फ 4 साल के अंदर उस औरत का इतना जीना हराम कर दिया लोगों ने कि राजगद्दी छोड़ दी उसने। और अगर आप रज़िया सुल्तान की लाइफ देखें, इनकी पर्सनल लाइफ, तो इनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव थे। और इसके बाद रज़िया सुल्तान की लाइफ पे एक फिल्म भी बनाई गई। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ जब आप लोगों को, तो इतिहास से जुड़ी हुई, इतिहास की चीज़ों पे कई सारी फिल्में बनती आई हैं हमेशा से और आगे भी बनती रहेंगी। तो इतिहास की कोई भी आप जब फिल्म देखिएगा तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली ये मत मान लीजिएगा कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ रहा होगा। इतिहास के एक चीज़ पे जब फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म में कई सारे टेढ़े मेढ़े, कई सारे इक्वेशंस आ जाते हैं, जैसे कि वो डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहा है, वो एक्टर क्या करना चाह रहा है, कि ऐसा इसने कहा है तो ऐसा ही कहा होगा, इतिहास में ऐसा ही हुआ होगा। एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। इतिहास की किसी चीज़ पे जब फिल्म बनाई जाती है तो फिल्म एक अलग चीज़ हो जाती है। फिल्म में ये चीज़ हो जाती है कि अब इतिहास की फिल्म बनाई जा रही है तो उसमें खूब सारे हाथी, घोड़े, सेना, उस ज़माने के दरबार, ये सब दिखाया जाना है। तो इतिहास की फिल्म बनाने में बहुत सारा पैसा लगता है। तो अब जब कोई आदमी इतना सारा पैसा लगाएगा किसी फिल्म को बनाने में, तो वो ये ज़रूर चाहेगा कि वो पैसा उसे वापस मिले। तो अब जब पैसा वापस मिले तो मतलब फिल्म लोग देखें, लोगों को पसंद आए। तो अब ये होता है कि फिल्म में थोड़ा सा मसाला डाल दिया जाए, फिल्म को इस तरीके से दिखाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए, थोड़े गाने डाल दिए जाएं, तो उसको फिल्म बना दिया जाता है। तो वो इतिहास से थोड़ा सा दूर होने लग जाती है। कुछ फिल्में होती हैं जो इतिहास के थोड़ा सा नज़दीक होती हैं, कुछ फिल्में इतिहास से काफ़ी दूर होती हैं। तो जब भी आप इतिहास से जुड़ी कोई फिल्म देखिए, मज़े पूरे लीजिए, लेकिन पूरा विश्वास मत करिए कि हाँ इस राजा ने ऐसा कहा होगा, उस आदमी ने ऐसा सोचा रहा होगा। वो एक फिल्म है और फिल्म के जैसा ही लीजिएगा उसे। तो खैर, ये तो रही बात रज़िया सुल्तान की। अब जरा हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसी राजकुमारियों का जो राजा बनी। रुद्रमा देवी ऑफ द काकतिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन। तो अब उस जमाने में जो वारंगल वाला एरिया था, वारंगल एक जगह है आज के टाइम पे जहां आंध्र प्रदेश वाले एरिया में एक जगह है वारंगल। तो उस जमाने में वारंगल में राज था काकतिया राजवंश का। और काकतिया राजवंश में एक राजकुमारी हुई जिनका नाम था रुद्रमा देवी। और इनके साथ भी वही केस हुआ जो रज़िया सुल्तान के साथ था कि अब ये राजकुमारी थी और जब राजा बनने की बात आई तो जितने भी लोग थे इनके भाई बहन, सबसे ज़्यादा काबिल ये थी राजा बनने के लिए। तो अब रुद्रमा देवी के बारे में ये हुआ कि अब रुद्रमा देवी बनेंगी राजा। तो अब रुद्रमा देवी ने क्या किया, इनको इस चीज़ का आइडिया बहुत अच्छे से था कि अगर मैं एक औरत के तौर पे राजा बन जाती हूँ तो अब तमाम जितने भी दरबार वाले लोग हैं, जितने भी राज्य वाले लोग हैं, पहली बात तो वो अपोज करेंगे, उनको शायद ये बात पसंद ना आए। और दूसरी बात, अगर मैं राजा बन जाती हूँ इस तरीके से ये बात लोगों तक पहुँचे कि इस राज्य की जो राजा है वो एक रानी है, यानी कि एक रानी राज कर रही है, तो लोग सीरियसली नहीं लेते औरतों को। लोगों को लगता है अब ये राज्य कमज़ोर हो गया। तो इस वजह से रुद्रमा देवी ने क्या किया, रुद्रमा देवी ने राजा बनी, उन्होंने राज किया, लेकिन वो उन्होंने ये बात छुपा के रखी कि वो एक औरत है। उन्होंने हर जगह ये प्रिटेंड किया कि वो एक आदमी है। उन्होंने जो इंस्क्रिप्शंस छपवाए अपने, उसमें भी अपना नाम बदल लिया था और हमेशा वो कपड़े पहनती थी तो वो आदमियों के जैसे रहती थी, वो एक आदमी बन के ही रही। तो ये तो एग्जाम्पल था रुद्रमा देवी का, इन पे भी एक फिल्म बनी है। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अनदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर। Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, an affectionate term given to the loved ruler by her subjects.
अब कश्मीर की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था दिद्दा। अब यहाँ पे ये वाला केस इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिद्दा ये जो वर्ड है ये वर्ड आता है दीदी से। दीदी यानी कि जो बड़ी बहन को कहा जाता है। तो इनके जो जितने भी सब्जेक्ट्स थे यानी कि इनकी जो प्रजा के लोग थे, इनकी प्रजा के लोग इनको प्यार से, ये अफेक्शनेट टर्म था, इनको प्यार से दिद्दा बुलाते थे। यानी कि इनकी प्रजा के लोग इस चीज़ से नॉर्मल थे कि एक रानी उन पे राज कर रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐसा था, कहीं कहीं पे लोग इस चीज़ से कंफर्टेबल थे कि एक औरत उन पे राज कर रही है। अब हमारा अगला टॉपिक है फ्रॉम गैरिसन टाउन्स टू एम्पायर। गैरिसन का मतलब होता है कि किसी जगह में एक छोटा सा किला बना दिया जाए और इस किले में सेना की एक टुकड़ी रहने लगे, तो इस चीज़ को कहते हैं गैरिसन। तो गैरिसन टाउन्स टू एम्पायर हम बेसिकली बात कर रहे हैं दिल्ली सुल्तान्स के साम्राज्य की। In the early 13th century, the control of Delhi sultans rarely went beyond heavy fortified towns occupied by garrisons. The sultans seldom controlled the hinterland of cities and were therefore dependent upon trade, tribute and plunder for supplies. तो अब अर्ली 13th सेंचुरी में जब दिल्ली सुल्तान्स का साम्राज्य बनना शुरू हुआ, तो उस टाइम पे दिल्ली सुल्तान्स का साम्राज्य जैसे दिखाया जाता है ऐसा नहीं था कि वो पूरे एरिया में उनका राज था। दिल्ली सुल्तान्स क्या करते थे कि ये छोटे छोटे जो शहर हैं उन शहरों में जाते थे, लड़ाई करते थे, उन शहरों को जीतते थे, वहाँ छोटा सा एक किला बना लेते थे और सेना की एक टुकड़ी रख लेते थे। तो बस उस छोटे से शहर में उनका राज था और ऐसे ही अलग अलग शहर उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखे थे और इस तरीके से उनका साम्राज्य था। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो साम्राज्य था उसमें दिल्ली, कन्नौज, लाहौर, बनारस, इलाहाबाद ऐसे शहरों में बस उसका कंट्रोल था। इन शहरों के बाहर का जितना इलाका है वहाँ उसका कंट्रोल नहीं था। तो इन सुल्तान्स का स्टार्टिंग के टाइम में क्या था कि जो हिंटरलैंड होते हैं यानी कि जो शहरों के आसपास के जो इलाके होते हैं इनमें कोई कंट्रोल नहीं रहा करता था और इस वजह से दिल्ली सुल्तान्स स्टार्टिंग के टाइम में ये डिपेंडेंट पूरी तरीके से इस बात पे रहते थे कि ट्रेड से पैसा आएगा, क्योंकि अब शहर कुछ शहर इनके काबू में है तो उस शहर में जो ट्रेड होगा उससे इनको टैक्स मिलेगा, या ट्रिब्यूट के सेंस में यानी कि जो लोग अलग अलग शहरों के लोग जो इनको टैक्स देंगे, जो गिफ्ट्स देंगे, या प्लंडर के सेंस में यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है किसी व्यापारी का या किसी राज्य का और इनको रास्ते में ये लूट लेंगे उस चीज़ से, तो इन चीज़ों से उनके पास पैसा आएगा। तो स्टार्ट या शुरुआत इस तरीके से हुई थी दिल्ली सुल्तान्स। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। रिबेलियन, वॉर्स एंड इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। अब जब दिल्ली सुल्तान्स में आगे कई सारे राजाओं का राज हुआ तो उन्होंने दूर दराज के इलाकों में भी शहर जीत लिए। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब सुल्तान इल्तुतमिश का राज हुआ तो सुल्तान इल्तुतमिश ने मुल्तान, पेशावर, अजमेर, उज्जैन, ग्वालियर और बंगाल में एक जगह है गौर, इन तमाम जगहों में उन्होंने अलग अलग शहर जीत लिए। तो अब होता क्या था कि अब दिल्ली से बंगाल के किसी दूर दराज के किसी वहाँ गैरिसन पे राज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दिल्ली से बैठे बैठे सिंध, जैसे सिंध पाकिस्तान के नीचे वाला जो एरिया, साउथ वाला एरिया, वो सिंध का एरिया है, तो दिल्ली में बैठे बैठे बंगाल या सिंध पे कंट्रोल रखना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और होता क्या था कि अक्सर रिबेलियन हो जाता था, बगावत हो जाती थी, यानी कि उन्होंने जैसे बंगाल में कोई शहर जीता और उस शहर का एक गवर्नर बना दिया, तो अब कायदे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो गवर्नर उनको टैक्स देगा, वहाँ से कलेक्ट करके, पैसा कलेक्ट करके, लेकिन वो गवर्नर बगावत कर दे रहा है कि वो अब टैक्स नहीं दे रहा है इनको, वो टैक्स खुद रख ले रहा है, अपनी सेना बना रहा है, वहाँ का राजा बन जा रहा है। तो इस तरीके से रेबेलियन होता रहता था, लड़ाइयाँ होती रहती थी। और इसके बाद अब आज के टाइम पे तो इतनी सड़कें बन गई हैं, इतने पुल बन गए हैं। उस ज़माने में होता क्या था कि जो कम्युनिकेशन रूट हैं, जो रास्ते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हुआ करते थे। फ्रेजाइल यानी कि नाजुक। तो मौसम ख़राब हो गया तो रास्ते ख़राब हो गए, तो आने जाने में बड़ी दिक्कत थी। तो होता ये था कि दिल्ली में बैठे बैठे दूर दराज के इलाकों में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था इनके लिए।
The state was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sight of Sultan's weakness. और इसके बाद दिल्ली सुल्तान्स का जो राज्य है, इस राज्य को चैलेंज हमेशा मिलता रहता था मंगोल साम्राज्य से। मंगोल साम्राज्य के लोगों ने कई बार हमले किए हैं अलग अलग राजवंशों के दौरान, और इसके अलावा जितने भी गवर्नर्स हैं वो जैसे ही देखते थे कि किसी भी सुल्तान के राज में थोड़ी सी कमजोरी आ गई है, वो उसी टाइम पे बगावत कर देते थे और उस चीज़ का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते थे। तो दिल्ली सुल्तान्स कहीं पे साम्राज्य बढ़ाते थे, बगावत हो जाती थी और फिर से उनका साम्राज्य छोटा हो जाता था। द एक्सपेंशन अकर्ड ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अब दिल्ली सुल्तान्स का साम्राज्य एक बहुत छोटे जगह से शुरू हुआ था, बस दिल्ली और दिल्ली के आसपास का इलाका। अब जैसे जैसे अलग अलग राजवंश आए तो कुछ राजा ऐसे थे जो इस फितरत के थे कि जितना एरिया उनको मिला बस उससे खुश हैं, वो अपना राज्य बढ़ाने की नहीं सोचते थे। कुछ राजा ऐसे होते थे जिनका मन होता था कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाएं। तो दिल्ली सुल्तान्स की अगर बात करी जाए तो कुछ राजा थे जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि हम अपने राज्य को बड़ा करेंगे, अपने राज्य की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ दिल्ली सुल्तान्स का, ये बेसिकली 3 राजाओं के अंडर हुआ, और ये 3 राजा थे बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। The first set of campaigns along internal frontier of Sultanate was aimed at consolidating the hinterland of garrison towns. Forests were cleared in Ganga, Jamuna, Doab and these lands were given to peasants and agriculture was encouraged. तो अब जब साम्राज्य बढ़ाने की बात हुई तो सबसे पहले जो कदम उठाए गए वो थे फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स। और ये अभी तक हमने डिस्कस किया कि जैसे मान लीजिए इतना बड़ा इलाका है दिल्ली सुल्तान्स का, और ये एक शहर है, इस शहर पे उनका कंट्रोल है, ये एक शहर है, इस शहर पे इनका कंट्रोल है, एक ये शहर है, इस शहर पे इनका कंट्रोल है, लेकिन आज इन जगहों पे, इन शहरों के बीच की जगहों पे इनका कंट्रोल नहीं था। तो जो पहला सेट ऑफ कैंपेन्स था वो इंटरनल फ्रंटियर्स पे था, यानी कि अपने साम्राज्य के अंदर ही अंदर, कि जैसे ये शहर है तो अब इस शहर के आसपास के इलाकों पे अपना कंट्रोल रखें कि इन इलाकों से भी टैक्स आने लगे जहाँ जहाँ शहर हैं, तो इन शहरों के इंटरनल फ्रंटियर्स पे ये अपना काबू बढ़ाएं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि गंगा, जमुना, दोआब, यानी कि गंगा और यमुना के बीच की जो जगह है, जितना भी फर्टाइल प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया का, यूपी का, बिहार तक, ये पूरे एरिया में, अब आज के टाइम पे तो हर जगह खेती होती है, हर जगह गांव बसे हुए हैं, हर जगह इंसान बसे हैं। आज से सैकड़ों साल पहले ऐसा नहीं था। सैकड़ों साल पहले शहर बहुत कम हुआ करते थे और एक शहर और किसी दूसरे शहर के बीच में घने जंगल हुआ करते थे। तो अब इन्होंने दिल्ली सुल्तान्स के टाइम में ये चीज़ शुरू हुई कि अब जंगलों को साफ करके वहाँ खेती करना शुरू करने लगे लोग, और इस तरीके से इन्होंने जो इंटरनल फ्रंटियर्स हैं वहाँ पे अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। और जब वहाँ पे ऐसे गंगा, जमुना, दोआब में जब ज़मीनों को साफ करके उन ज़मीनों को उन्होंने किसानों को दिया तो इससे एग्रीकल्चर होने लगा, उनको और रेवेन्यू आने लगे और वो और बड़ी सेना रख पाते थे। और यही चीज़ हम देख चुके हैं पिछले चैप्टर में चोला साम्राज्य के साथ। चोला साम्राज्य के लोगों ने भी यही किया था, जंगलों को साफ करके अपना साम्राज्य इस तरीके से बढ़ाना शुरू किया। न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड। और ये जैसे जैसे अपना साम्राज्य बढ़ाते थे, नए किले बना देते थे, कुछ नए टाउन्स बना देते थे, जिससे कि प्रोटेक्ट किया जा सके ट्रेड रूट्स को। सामान आ रहा है, जा रहा है, तो जैसे ये लूटते थे दूसरे ट्रेड रूट्स को, उसी तरीके से इनका सामान भी कोई और लूट सकता है। तो इस वजह से जितना भी सामान आ रहा है, जा रहा है, उन ट्रेड रूट्स को बचाना भी इनका काम था। तो इस वजह से इन्होंने कई सारे नए किले बनाए और रीजनल ट्रेड को इम्प्रूव करने के भी इन्होंने कई सारे तरीके ढूंढे, क्योंकि अब अंदर के एरिया भी ये जीत रहे हैं, अंदर के एरिया में भी कंट्रोल बढ़ा रहे हैं, तो रीजनल ट्रेड भी इन्होंने शुरू किया। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। Military expeditions into southern India started during the reign of Alauddin Khilji and culminated with Muhammad Tughlaq. अब सबसे पहले तो इन्होंने इंटरनल फ्रंटियर को काबू करने की कोशिश करी, शहरों के आसपास के इलाके इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपना साम्राज्य बढ़ाया। जहाँ जंगल थे, जंगलों को साफ करके वहाँ खेती कराना शुरू किया। इसके बाद अब एक्सटर्नल फ्रंटियर्स की बारी थी, यानी कि अभी तो जितने साम्राज्य के अंदर ही अंदर काम किया, अब ये साम्राज्य बढ़ा रहे हैं।
एक्सटर्नल फ्रंटियर्स में अब क्या होता है कि मिलिट्री एक्सपीडिशंस होते हैं। अब आपको साम्राज्य बढ़ाना है तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको युद्ध करने पड़ेंगे और युद्ध जीतने पड़ेंगे। तो अब दिल्ली सुल्तान्स का नॉर्थ के एरिया में राज था। तो शुरुआत करी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य बढ़ाने की शुरुआत करी। एक तरफ नॉर्थ वेस्ट के एरिया जीतने लगा और दूसरी तरफ इंडिया के साउथ की तरफ जाने लगा, और ये मिडिल इंडिया तक यानी कि डेक्कन वाले एरिया तक अलाउद्दीन खिलजी पहुंच गया था और इसने कई सारे शहर जीत लिए थे। और इसके बाद साउथ इंडिया का जो एक्सपीडिशन है ये कल्मिनेट हुआ। कल्मिनेट का मतलब होता है अपने हाइट पे पहुंचना, अपनी ऊंचाई पे पहुंचना, उरूज पे पहुंचना। तो कल्मिनेट होता है साउथ इंडिया का एक्सटर्नल फ्रंटियर मोहम्मद तुगलक के साथ। मोहम्मद तुगलक साउथ इंडिया के अच्छे खासे गहराई तक पहुंच गया और उसने कई सारे शहर जीते। लेकिन अब ये लोगों ने सोचा था कि हम साउथ की तरफ जाएंगे और वो इलाके जीतते चले जाएंगे और वो हमारे साम्राज्य में ऐड हो जाएंगे इलाके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो दोनों राजा साउथ की तरफ गए, शहर जीते इन्होंने, और जैसे ही ये लोग वापस आए ये सारे इलाके फिर से ये आज़ाद हो गए। इन्होंने बगावत कर दी, इन इलाकों से इनको कभी टैक्स नहीं मिला। लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। Bengal and southern India became independent soon after their annexation. Local chieftains again established their rule in these regions. तो अब दिल्ली सुल्तान्स ने कई सारे इलाकों को जीत लिया, लेकिन अब जैसे बंगाल का पूरा इलाका है और जो साउथ इंडिया का पूरा इलाका है, इनको जीतने के जस्ट बाद ये इंडिपेंडेंट हो गए, आज़ाद हो गए। एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी से लड़के उसको जीत लेना। और जगह जगह पे जो लोकल चीफ हैं, लोकल चीफ ने फिर से अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि दिल्ली सुल्तान्स ने अपने साम्राज्य में, अपने राज में कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई। तो अब वैसे तो उन्होंने छोटे छोटे कई सारी बिल्डिंग्स हैं, कई सारे मकबरे हैं। अगर आप दिल्ली शहर को घूमना शुरू करिए तो आपको कई जगह दिल्ली सुल्तान्स के निशान मिल जाएंगे। लेकिन खास तौर पे अगर देखा जाए तो आपको कुतुब मीनार, आपने सुना होगा इसके बारे में, इसको दिल्ली सुल्तान्स ने बनवाया था। कुतुब मीनार बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं हो पाया था, इससे पहले ही इनकी डेथ हो गई। तो कुतुब मीनार को फिर कंप्लीट करवाया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार ये है कहाँ पे? अब दिल्ली शहर के जिस एरिया में कुतुब मीनार है उस जगह को दिल्ली कुन्हा कहते हैं, यानी कि ओल्ड सिटी, यानी कि पुराना शहर। तो दिल्ली शहर का वो हिस्सा दिल्ली सुल्तान्स ने बसाया था और उसे ये नाम दिया जाता है। और इसके अलावा दिल्ली सुल्तान्स ने क्या क्या बनाया? इन्होंने कई सारी मस्जिदें बनाई। अब मस्जिद का क्या मतलब होता है? अ प्लेस फॉर कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स, यानी कि नमाज। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं कोई प्रार्थना करने के लिए, तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। अब जैसे क्रिश्चियंस हैं, वो चर्च में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशन ऑफ क्रिश्चियंस। जब ज्यूज एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उसे ज्यूज कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। तो कॉन्ग्रीगेशन यानी कि धर्म या प्रार्थना करने के लिए जब एक साथ कई सारे लोग इकट्ठा हों। मस्जिद का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी जगह जहाँ पे कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा हों और वो नमाज करें एक साथ। दे चूज अ लर्नेड मैन एज देयर लीडर, इमाम। और जितने भी लोग एक साथ आते हैं प्रेयर करने के लिए, ये तमाम लोग एक पढ़े लिखे आदमी को, जानकार आदमी को अपना लीडर चुनते हैं, जिसे इमाम भी कहा जाता है। और इमाम का काम क्या होता है? ही डिलीवर्स द सर्मन्स या खुतबा ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर्स। फ्राइडे की जो प्रेयर्स होती हैं, इन फ्राइडे की प्रेयर्स में जो सर्मन्स होते हैं, जिनको खुतबा भी कहा जाता है, ये इमाम देते हैं। मुस्लिम्स स्टैंड फेसिंग मैका, दिस इज कॉल्ड किबला। और जब नमाज करी जाती है मस्जिद में, सारे मुस्लिम्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो मुस्लिम्स नमाज करने के लिए क्या करते हैं? फेस करते हैं मक्का की तरफ। मक्का सऊदी अरेबिया की जगह है और मक्का के बारे में हम एल्सवेयर सेक्शन में और ज़्यादा जानेंगे। तो अब मुस्लिम्स नमाज करते टाइम फेस करते हैं मक्का की तरफ, और इंडिया में अगर आप हैं तो मक्का पड़ेगा वेस्ट की तरफ। तो और इस चीज़ को कहा जाता है किबला। तो ये हल्का सा आपको आइडिया लग गया दिल्ली सुल्तान्स की बिल्डिंग्स के बारे में और मस्जिदों के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक है स्लेव्स इन दिल्ली सुल्तान्स, यानी कि दिल्ली सुल्तान्स के साम्राज्य में स्लेव्स यानी कि गुलामों का क्या रोल रहा है।
Consolidation of a kingdom needed reliable governors and administrators. Early Delhi sultans favored their special slaves purchased for military service called bandagan in Persian. तो अब साम्राज्य के बारे में आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि जैसे कई सारे छोटे छोटे इलाके मिल के एक साम्राज्य बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस इलाके का राजा ये आदमी है, इस इलाके का राजा ये आदमी है, इस इलाके का राजा ये आदमी है, और कोई चौथा इलाका है जो चौथा इलाका इन सारे एरियाज को जीत लेता है, तो फिर ये एक साम्राज्य बनता है। तो अब होता क्या था कि ये आदमी इस जगह पे अपना एक गवर्नर बना देगा, यानी कि ये गवर्नर अब इस एरिया का है, इस एरिया का राजा ये आदमी है, गवर्नर ये आदमी है। तो अब हर जगह का गवर्नर है जो मीडिएट करेगा इस राज्य के बीच में और इस राजा के बीच में। तो अब ये राजा टैक्स देगा इन गवर्नर को, गवर्नर इस हिस्से से एक आर्मी रखेगा, अपनी एक आर्मी, और उसके बाद जो थोड़ा पैसा है वो देगा इस वाले राजा को। तो इस तरीके से हर जगह के गवर्नर होते थे। तो अब एक साम्राज्य बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा भरोसेमंद, रिलायबल वर्ड आता है रिलाय से, रिलाय यानी कि भरोसा करना, तो रिलायबल यानी कि भरोसेमंद। तो आपको ऐसे जो गवर्नर हैं, भरोसेमंद गवर्नर चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि अब इस गवर्नर के पास पैसा आ रहा है, इस गवर्नर के पास अपनी एक आर्मी है, तो ये गवर्नर जब चाहे ये बगावत कर सकता है कि मैं आपको टैक्स नहीं दे रहा, मैं आज़ाद हूँ और ये मेरा अपना साम्राज्य है। या ये गवर्नर जब चाहे ये राजा के साथ लड़ाई कर सकता है, उसको मारने की कोशिश कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से आपको बहुत भरोसेमंद गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए। और जैसे जैसे आपका साम्राज्य बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती जाएगी। तो अब क्या है कि आपको इतने भरोसेमंद लोग चाहिए। तो अब इसके लिए क्या होता था, जो दिल्ली सुल्तान से इसके लिए क्या करते थे, ये स्पेशल स्लेव्स खरीदते थे। अब उस ज़माने में क्या होता था कि कई सारे लोगों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था स्लेव्स के तौर पे। समाज 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, जो अपर क्लास थी, जो मिडिल क्लास थी, और जो लोअर क्लास यानी कि स्लेव्स वाली क्लास थी। अब इन स्लेव्स में कई सारे ऐसे स्लेव्स थे जिनको बचपन से इनके घर परिवारों से अलग कर लिया जाता था और इनको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती थी। पहले इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी कि ये सेना में बहुत अच्छा काम कर सकें, अच्छे से लड़ सकें, इनको किस तरीके से युद्ध किया जाना है हर चीज़ इनको पता हो। तो बचपन से इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी। इसके बाद इनको थोड़े बहुत लेवल पे पढ़ाया लिखाया जाता था, इनको राजकाज सिखाया जाता था। तो इन स्लेव्स को प्रॉपरली कायदे से हर चीज़ में ट्रेनिंग मिलती थी और इन स्लेव्स को कहा जाता था बंदागन, पर्शियन लैंग्वेज में बंदागन कहा जाता था। तो जो स्टार्टिंग के जो दिल्ली सुल्तान्स थे, ये दिल्ली सुल्तान्स ऐसे स्पेशल स्लेव्स खरीदते थे इन गवर्नर्स के तौर पे रखने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर्स के तौर पे रखने के लिए। द स्लेव्स वर केयरफुली ट्रेन्ड टू होल्ड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस। सिंस द स्लेव्स वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन देम। दे यूज्ड टू से अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज बेटर देन अ सन। तो अब होता ये था कि ये जितने भी स्लेव थे, इनको पहली बात तो प्रॉपरली ट्रेन किया जाता था कि ये पॉलिटिकल ऑफिसेस संभाल सकें। और क्योंकि ये जो स्लेव्स थे इनको बचपन से इनके परिवारों से अलग कर दिया गया है, तो इन स्लेव्स का दुनिया में कोई होता नहीं था। ना इनके कोई माँ बाप इनको याद हैं, ना इनके भाई बहन इनको याद हैं, ना इनके कोई ऐसे यार दोस्त हैं। तो दुनिया में इन स्लेव्स या गुलामों को क्या होता था, दुनिया में ले दे के सिर्फ एक आदमी से इनका कनेक्शन होता था, एक बॉन्डिंग होती थी, जिस आदमी ने इनको बचपन से खरीदा है और बचपन से पाला है। तो ये जो स्लेव्स थे ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते थे अपने मास्टर्स पे, यानी कि अपने मालिकों पे। और इस वजह से जो सुल्तान होते थे या इनके जो मालिक होते थे, इन पे भरोसा कर सकते थे। और दिल्ली सुल्तान्स के जो राजा थे, ये यहाँ तक कहा करते थे कि एक काबिल, वर्दी का मतलब काबिल और एक्सपीरियंस का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनुभव हो जिसके पास, तो वो कहा करते थे कि एक काबिल और एक अनुभवी स्लेव एक बेटे से भी ज़्यादा बेहतर है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में अगर आप देखिए तो होता ये था कि राजा के जो बेटे होते थे
बेटे कई बार बगावती निकल जाते थे, वो कई बार राजा से लड़ाई करके राजा को राजगद्दी से हटा के खुद राजा बन जाते थे। कई केसेस में बेटों ने राजा को मार के खुद राजा बन गए हैं। तो इसलिए ये दिल्ली सुल्तान्स के कई सारे बादशाह थे जो कहा करते थे कि एक बेटे होने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास एक कायदे का गुलाम हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। The Khiljis and Tughlaqs continued to use bandagans and also raised people of humble birth. They were appointed as generals and governors. However, this system introduced political instability. और जो खिलजी राजवंश है और जो तुगलक राजवंश के लोग हैं, वो इन स्लेव्स का या गुलामों का या बंदागन्स का इस्तेमाल करते रहे इन गवर्नर्स के तौर पे, और ये बड़े बड़े ओहदों पे इनको बैठाया करते थे, जनरल बनाया करते थे, गवर्नर बनाया करते थे। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से इनका एक नुकसान भी था कि इस सिस्टम की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती थी, यानी कि राजनीतिक तौर पे देखा जाए थोड़ा सा इनस्टेबल सिस्टम था। और ऐसा क्यों, अब ये डिस्कस करते हैं। Slaves were loyal to their masters and patrons but not to the heirs. So the new sultan had their own servants. As a result, accession of a new monarch often saw conflict between the old and new nobility. तो अब ये जो सिस्टम था कि गवर्नर्स के या जनरल्स के तौर पे गुलामों को खरीद के गुलामों को रख देना, इसकी दो प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि ये जो स्लेव होते थे, जो गुलाम होते थे, ये अपने मालिकों के लिए तो बहुत ज़्यादा वफादार रहा करते थे, लेकिन इन मालिकों के जो एयर्स हैं, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो अपने मालिकों के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल या वफादार रहा करते थे। लेकिन इन मालिकों के जो बच्चे होते थे, जो अगले सुल्तान होंगे, ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए भी उतने ही ज़्यादा वफादार रहें। और एक ख़ास चीज़, अब जो नए सुल्तान बनते थे, तो जिस तरीके से पुराने सुल्तान के अपने गुलाम हुआ करते थे, उसी तरीके से नए सुल्तान के भी अपने गुलाम हुआ करते थे। तो अब क्या होता था कि जब एक नया सुल्तान बनता था, तो अब क्या होता था कि ओल्ड और न्यू नोबिलिटी के बीच में क्लैश होता था, कन्फ्लिक्ट होने लग जाता था। जैसे कि ये पुराना राजा है, इस राजा ने अपने गुलामों को गवर्नर बना रखा है। अब ये राजा की बजाय ये राजा की डेथ हो गई और कोई दूसरा राजा बन गया, और इसने अपने अलग अलग दूसरे गवर्नर बना दिए। तो अब ये जो पुराने गवर्नर हैं और नए गवर्नर हैं, इनके बीच में क्लैश होता था। The patronage of these humble origin slave people by Delhi sultans also shocked many elites for appointing low-born people into high offices. और इन स्लेव्स को जनरल बना देने का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो ये था कि ये स्लेव्स जो थे, ये बहुत हम्बल ओरिजिन के होते थे, ये बहुत गरीब परिवार के होते थे, या फिर इस तरीके के बहुत निचले वर्ग से आते थे ये गुलाम। नो डाउट ये काबिल बहुत होते थे हर चीज़ के मामले में, लेकिन पैदा ये निचले वर्ग में होते थे। और ये चीज़ हम देख चुके हैं बर्थ राइट वाली। और अगर हम हमारे हिंदुस्तान के समाज की बात करें, तो हमारे हिंदुस्तान के समाज में भी बर्थ राइट चलता रहा है। अगर आप कास्ट सिस्टम देखिए, तो कास्ट सिस्टम भी एक बर्थ राइट ही था कि आप अगर निचली कास्ट में पैदा हो गए तो आपको बहुत गंदा समझा जाता था, आपको दूषित समझा जाता था। तो अब इन गुलामों के साथ क्या होता था कि ये गुलाम तो रहते थे निचली कास्ट के ही, मतलब निचली कास्ट क्या, समाज के निचले वर्ग के। तो इन गुलामों को ऊंचे ऊंचे जब ओहदों पे रख देते थे दिल्ली सुल्तान्स, तो अब ये हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, दिल्ली सुल्तान्स तो चलिए मुस्लिम थे, लेकिन ये राज करते थे हिंदुस्तान पे। तो हिंदुस्तान के जो लोग थे, इनको ये चीज़ बहुत खटक जाती थी कि ये इतने बड़े बड़े ओहदों पे इतने निचले वर्ग के लोगों को कैसे बैठा दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो इलाइट्स थे, जो प्रजा में जो अमीर लोग, जो बहुत बड़े लोग, जो खुद को समझते हैं कि हम कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, वो ये चीज़ जब देखते थे कि इतने निचले वर्ग का आदमी इतने ऊंचे लेवल का गवर्नर बन गया, जनरल बन गया, ये चीज़ पचा नहीं पाते थे कि ये निचले वर्ग में पैदा हुए लोग इतने हाई ऑफिसेज में कैसे पहुँचे। तो ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगती थी दिल्ली सुल्तानों के साथ कि ये सुल्तान राजा बन गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये छोटे छोटे लोगों को बना के गवर्नर क्यों बना दे रहे हैं, ये निचले वर्ग के लोग हमसे ऊंचे हो जा रहे हैं। तो बेसिकली ये दोनों प्रॉब्लम थी इन स्लेव वाले सिस्टम में। तो यहाँ कंप्लीट होता है क्लास 7th हिस्ट्री का 3rd चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स का पहला पार्ट। अब बचा हुआ जो टॉपिक है अ क्लोजर लुक और एल्सवेयर सेक्शन, उसको मैं बनाऊंगा 2nd पार्ट में। चलिए फिर
थैंक यू।